नमस्ते, द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम चैप्टर 53 भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। ये भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। काफी क्रूशल पोस्ट है ये। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 वो इसी पद के बारे में बताता है। तो आज खोलते हैं इस पद की परतें, समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल मतलब एजी आखिर हैं कौन, करते क्या हैं और क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। इनकी नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट कौन करता है? और क्या कोई भी, जैसे कोई बिल्कुल फ्रेश लॉ ग्रेजुएट अटॉर्नी जनरल बन सकता है? ऐसा तो नहीं होगा शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई एंट्री लेवल जॉब तो बिल्कुल नहीं है। इनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जैसा आपने अंदाजा लगाया, क्वालिफिकेशंस काफी हाई स्टैंडर्ड्स की हैं। हाँ, वो तो होगा ही। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही क्वालिफिकेशंस चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी होती हैं। ये बात आर्टिकल 76 में ही साफ लिखी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशंस जरा ताज़ा कर लेते हैं एक बार, क्या है वो रिक्वायरमेंट्स? काफ़ी हाई बार होगा जाहिर है। हाँ, जरूर। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो खैर ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के लिए एक बेसिक नॉन निगोशिएबल कंडीशन है, जैसे किसी भी सरकारी नौकरी के लिए होता है ना। हाँ, ये तो हुई पहली शर्त। इसके अलावा एक्सपीरियंस का क्या मतलब, कितना अनुभव चाहिए? इसके अलावा उनके पास सब्सटैंशियल जुडिशियल या लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए 3 ऑप्शंस लेता है। पहला, उन्हें किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रहने का अनुभव हो। 5 साल हाई कोर्ट जज? जी, थिंक अबाउट इट। 5 साल हाई कोर्ट जज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ बिल्कुल, ये एक रास्ता हुआ। और अगर जज नहीं रहे हो तो दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन है कि उन्हें किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकालत, एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस करने का अनुभव हो। 10 साल हाई कोर्ट में वकालत? अच्छा। हाँ, मतलब 10 साल की एक्टिव प्रैक्टिस किसी हाई कोर्ट में। आप सोचिए, 10 साल तक हाई कोर्ट के कॉम्प्लेक्स केसेस हैंडल करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस माना जाता है। जैसे किसी फील्ड में 1 दशक गुजारने के बाद एक तरह की मास्टरी आ जाती है, वैसा समझिए। अंडरस्टूड। तो या तो 5 साल हाई कोर्ट जज या 10 साल हाई कोर्ट एडवोकेट, दोनों ही काफी सॉलिड लीगल बैकग्राउंड दिखाते हैं। पर एक तीसरा ऑप्शन भी तो है जिसके बारे में काफी क्यूरियोसिटी रहती है, एमिनेंट जूरिस्ट वाला। ये क्या चीज है? हाँ, ये तीसरा रास्ता थोड़ा अलग और इंटरेस्टिंग है। इसके अनुसार प्रेसिडेंट की नज़र में वो व्यक्ति एक एमिनेंट जूरिस्ट यानी माने हुए डिस्टिंग्विश्ड कानून के जानकार हों। अब ये एमिनेंट जूरिस्ट कौन है, इसकी कोई एकदम फिक्स्ड मेजरेबल डेफिनेशन नहीं है। अच्छा। जैसे कोई कहे फेमस पेंटर, तो कितना फेमस, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है। ये प्रेसिडेंट का विवेक मतलब डिस्क्रिशन है कि वो किसे इस कैटेगरी में मानते हैं। ये एमिनेंट जूरिस्ट वाली बात थोड़ी सब्जेक्टिव लगती है ना? मतलब कौन कितना एमिनेंट है ये प्रेसिडेंट तय करेंगे। इसमें पोटेंशियली वो लोग भी आ सकते हैं जिनका कोर्टरूम एक्सपीरियंस शायद उतना ना हो, जैसे कोई बहुत सीनियर लॉ प्रोफेसर या लीगल स्कॉलर। क्या ऐसा हो सकता है? थियोरेटिकली हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये प्रोविजन शायद इसीलिए रखा गया कि अगर कोई बहुत ही विद्वान कानून का ज्ञाता हो, जिसकी लीगल अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्शनल हो, भले ही उसने पारंपरिक जज या वकील के तौर पर ज्यादा काम ना किया हो, तो उसे भी एजी बनने का मौका मिल सके। ये टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने का एक ऑल्टरनेटिव रूट है एक तरह से। हालांकि प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि ज्यादातर एजी वही बनते हैं जिनका लंबा जुडिशियल या वकालत का अनुभव रहा हो। प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है, लेकिन जाहिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस इसमें क्रूशल रोल प्ले करती है। ये ऑलमोस्ट वैसा है जैसे किसी कंपनी का सीईओ चुनना। एक्सपीरियंस भी देखते हैं और लीडरशिप की नजर भी होती है कि कौन बेस्ट फिट है। ओके, ये क्वालिफिकेशंस तो समझ आ गई। सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस जज एडवोकेट एक्सपीरियंस या फिर एमिनेंट जूरिस्ट इन द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन। अब आते हैं इनके टर्म पर। कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं? क्या कोई फिक्स टेन्योर है, जैसे 5 साल या 6 साल, या रिटायरमेंट एज जैसे बाकी कई सरकारी पदों पर होता है? यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है, और ये एजी के पद को कई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल पदों से एकदम अलग बनाती है। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस, तय नहीं किया है। देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर। क्या फिक्स टेन्योर नहीं है? जी हाँ, ऐसा नहीं लिखा कि 3 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे या 65 साल की उम्र तक रहेंगे। नथिंग स्पेसिफिक। अरे, ये तो काफी सरप्राइजिंग है।
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है और टेन्योर फिक्स्ड नहीं, तो फिर वो कब तक पद पर रहते हैं और उन्हें हटाने का प्रोसीजर क्या है? क्या कोई इम्पीचमेंट जैसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जैसे प्रेसिडेंट या जजेस के लिए होता है? नहीं, हटाने का प्रोसीजर और ग्राउंड्स मतलब किन आधारों पर हटाया जा सकता है ये भी संविधान में नहीं बताए गए। एजी साहब प्रेसिडेंट की प्लेजर तक पद पर बने रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेज इस्तेमाल होता है वो है होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जब चाहे बिना कोई कारण बताए उन्हें हटा सकते हैं? ये तो थोड़ी तलवार लटकने वाली बात हो गई। टेक्निकली हाँ, इसका यही मतलब है कि प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मल प्रोसीजर, कोई इंक्वायरी कमेटी या संसद में प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं होती। जाहिर है, जैसा कि हम जानते हैं, प्रेसिडेंट ज्यादातर काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही करते हैं। हाँ, वो तो है। तो इफेक्टिवली ये सरकार की प्लेजर हुई। जैसे किसी कॉर्पोरेट जॉब में हायर एंड फायर पॉलिसी होती है, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ओह, तो मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जॉब सिक्योरिटी उस तरह की नहीं है जैसी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जज या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी के पास होती है, जिन्हें हटाने का प्रोसीजर संविधान में दिया गया है और काफी डिफिकल्ट है। उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए ये सिक्योरिटी दी जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एजी के पद पर उस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी रिगार्डिंग टेन्योर नहीं है। ये उन्हें फंक्शनली एग्जीक्यूटिव के करीब रखता है। ऑफ कोर्स वो चाहें तो खुद भी प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा मतलब रेजिग्नेशन सौंप कर पद छोड़ सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। और एक कन्वेंशन, एक परंपरा सी भी बन गई है शायद कि जब सरकार बदलती है तो एजी भी बदल जाते हैं, ये मैंने सुना है। हाँ, ये एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन या परंपरा है। प्रैक्टिकली यही होता है। जब सरकार यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस्तीफा देती है, जैसे लोकसभा भंग होने पर या चुनाव हारने के बाद बदल जाती है, तो अटॉर्नी जनरल भी अपना इस्तीफा दे देते हैं। ये ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक सा हो गया है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? टेक्निकली तो उन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, सीधे सरकार तो नहीं करती। तो सरकार बदलने पर उन्हें क्यों रिजाइन करना पड़ता है कन्वेंशन के हिसाब से? देखिए, टेक्निकली प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, ये सही है, लेकिन हमने अभी डिस्कस किया कि नियुक्ति हमेशा सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही होती है। अटॉर्नी जनरल एसेंशियली सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और वकील होते हैं। दे आर द गवर्नमेंट्स लॉयर। सरकार के वकील। तो ये माना जाता है कि जब सरकार ही बदल गई जिसने उन्हें चुना था, तो नई सरकार अपनी पसंद का, अपने भरोसे का व्यक्ति एजी बनाना चाहेगी, जिनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, पॉलिसी अलाइनमेंट हो। इसलिए पुराने एजी नई सरकार के आने पर कन्वेंशनली इस्तीफा दे देते हैं। अच्छा, इसलिए ये एक तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही माना जाता है, भले ही पद कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे ही सरकार बदली, उनका जाना लगभग तय माना जाता है। ये ऑलमोस्ट वैसा है जैसे नया क्रिकेट कैप्टन आने पर वो अपनी कोर टीम चुनता है। बिल्कुल समझ गई। तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं ऑन गवर्नमेंट्स एडवाइस, एससी जज की क्वालिफिकेशन चाहिए, टर्म फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट की प्लेजर, इफेक्टिवली सरकार की प्लेजर तक रहते हैं, हटाने का कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है और कन्वेंशन ये है कि सरकार बदलने पर खुद ही रिजाइन कर देते हैं। काफी यूनिक पोजीशन है ये। अब आते हैं इनके रेम्यूनरेशन यानी सैलरी, भत्ते वगैरह पर। हाँ, रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक, पैसे की बात। इनकी सैलरी वगैरह का क्या हिसाब है? क्या ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, फिक्स्ड होती हैं या ये भी फ्लेक्सिबल है? नहीं, एजी का पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन भी संविधान में तय नहीं किया गया है। ये एक और पहलू है जहां एजी का पद बाकी कई कॉन्स्टिट्यूशनल पदों से अलग है। जैसे जजेस की सैलरी पार्लियामेंट तय करती है, वैसा यहां नहीं है। अच्छा, तो फिर संविधान बस इतना कहता है कि एजी को वो रेम्यूनरेशन मिलेगा जो प्रेसिडेंट तय करे। अच्छा, तो प्रेसिडेंट तय करते हैं, मतलब ये भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर। तो ये समय समय पे बदल सकता है? और क्या ये पार्लियामेंट में वोट होता है इस पर या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है? प्रेसिडेंट तय करते हैं, जाहिर है सरकार की सलाह पर। हाँ, ये जरूरत के हिसाब से डिटरमिन किया जा सकता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। और नहीं, ये पार्लियामेंट द्वारा वोट नहीं किया जाता, न ही ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होता है, जैसा कि प्रेसिडेंट, जजेस, सीएजी आदि की सैलरी के केस में होता है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि पार्लियामेंट उस पर डिस्कस तो कर सकती है पर वोट नहीं कर सकती, वो देना ही पड़ता है। एजी की रेम्यूनरेशन के साथ ऐसा नहीं है, ये प्योरली एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है। इंटरेस्टिंग। तो नियुक्ति, कार्यकाल, हटाने का तरीका और रेम्यूनरेशन, ये सब काफी हद तक एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है, प्रेसिडेंट के माध्यम से।
ये एजी की इंडिपेंडेंस पर सवाल खड़े कर सकता है थियोरेटिकली, है ना? खैर, इस पर बाद में सोचेंगे। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, एजी के काम क्या हैं, ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस। आखिर वो देश के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, उनका रोल क्या है, डे टू डे या पॉलिसी लेवल पर? बिल्कुल, ये सबसे कोर एस्पेक्ट है। जैसा आपने कहा, वो भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी, चीफ लॉ ऑफिसर हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके मुख्य काम कानून से ही जुड़े होंगे। संविधान कुछ ब्रॉड ड्यूटीज बताता है। पहला, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, खासकर उन मामलों पर जो प्रेसिडेंट उन्हें रेफर करते हैं। अच्छा। मतलब सरकार को लीगल एडवाइस देना इनका प्राइमरी काम है। जैसे कोई नया बिल लाना है पार्लियामेंट में, उसके लीगल इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करनी है, उसके क्लॉजेस लीगली साउंड हैं या नहीं, किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में लीगल हर्डल्स तो नहीं आएंगे, इन सब पर एजी की राय ली जा सकती है और ली जाती है। थिंक ऑफ देम एज द गवर्नमेंट्स इन हाउस सीनियर काउंसिल। ठीक है, सरकार के टॉप लीगल एडवाइजर, जैसे बड़ी कंपनीज के जनरल काउंसिल होते हैं। और दूसरा, कानूनी प्रकृति के, लीगल कैरेक्टर के वो सारे अन्य काम करना जो प्रेसिडेंट उन्हें समय समय पर सौंपे। ये एक तरह का कैच ऑल क्लॉज है। मतलब प्रेसिडेंट यानी सरकार उन्हें कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लीगल टास्क दे सकते हैं जो उस वक्त जरूरी समझा जाए। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा स्कैम हुआ और सरकार को उस पर लीगल स्ट्रैटेजी बनानी है, तो एजी को लीड करने को कहा जा सकता है। गॉट इट। मतलब एक फ्लेक्सिबल मैंडेट है, जरूरत के हिसाब से स्पेसिफिक लीगल टास्क्स असाइन किए जा सकते हैं। जैसे घर में कोई अचानक बड़ी जिम्मेदारी आ जाए तो सबसे केपेबल सदस्यों को सौंपी जाती है। एग्जैक्टली। और तीसरा, संविधान या किसी और कानून द्वारा दिए गए कार्यों, फंक्शंस को पूरा करना। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं और आर्टिकल 76 के अलावा या किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में एजी के लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन निर्धारित किया गया है, तो उसे भी निभाना उनकी ड्यूटी है। ये तो हो गई जनरल बातें जो संविधान में लिखी हैं, सलाह देना, प्रेसिडेंट द्वारा सौंपे गए काम करना और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के तहत दिए गए फंक्शंस निभाना। पर प्रेसिडेंट ने स्पेसिफिकली कौन से काम सौंपे हैं एजी को? क्योंकि आपने कहा था कि प्रेसिडेंट उन्हें ड्यूटीज असाइन करते हैं। कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स? हाँ, प्रेसिडेंट ने रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज भी सौंपी हैं जो उनके काम को और कॉन्क्रीट शेप देती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, पहला, सुप्रीम कोर्ट में उन सभी मामलों में भारत सरकार की तरफ से पेश होना, अपेयर होना, जिनमें भारत सरकार एक पक्ष, एक पार्टी है। ओह, सुप्रीम कोर्ट में? जी, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में सरकार के नंबर 1 वकील के तौर पर पेश होना, चाहे सरकार ने किसी पर केस किया हो या किसी नागरिक या संस्था ने सरकार पर केस किया हो। जैसे किसी पॉलिसी को चैलेंज करते हुए एजी सरकार का पक्ष रखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। ये उनका सबसे विजिबल रोल है शायद। वाओ, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के लिए रिप्रेजेंट करना, ये तो बहुत बड़ा जिम्मा है। मतलब देश की सर्वोच्च अदालत में सरकार का चेहरा और आवाज बनना। इमेजिन द प्रेशर। बिल्कुल, हाईएस्ट कोर्ट, हाईएस्ट स्टेक्स, सरकार की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी होती है। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट संविधान के आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगते हैं, जिसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं, तो उस रेफरेंस में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट करना। आर्टिकल 143 रेफरेंस, हाँ, ये वही है ना जिसमें प्रेसिडेंट किसी कानून या तथ्य के सार्वजनिक महत्व के क्वेश्चन पर सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन मांग सकते हैं। जैसे किसी बिल पर डाउट्स हों या कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन खड़ा हो गया हो। हाँ वही, ऐसे मामलों में एजी सुप्रीम कोर्ट को सरकार का पर्सपेक्टिव बताते हैं, सरकार की तरफ से लीगल आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि कोर्ट अपनी सलाह दे सके। ठीक है। और तीसरा स्पेसिफिक काम? तीसरा, अगर भारत सरकार चाहे या जरूरत समझे तो किसी हाई कोर्ट में भी किसी मामले में सरकार की तरफ से पेश होना। हालांकि उनका मेन एरिना सुप्रीम कोर्ट रहता है, पर जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट में भी किसी क्रूशियल केस में सरकार का पक्ष रखने के लिए एजी जा सकते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में भी? जनरली हाई कोर्ट्स में सरकार को सॉलिसिटर्स जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल रिप्रेजेंट करते हैं, जो एजी की टीम का हिस्सा होते हैं। लेकिन एजी चाहें तो खुद भी अपीयर हो सकते हैं इफ द मैटर इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। मतलब सरकार के लिए अदालतों में पैरवी करना, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में, इनका एक बहुत ही बड़ा और विजिबल काम है। और साथ ही पीछे रहकर सरकार को लीगल एडवाइस देना ताकि सरकार लीगल पिटफॉल से बच सके। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि एजी एक तरह से भारत सरकार के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी हैं सुप्रीम कोर्ट में।
हालांकि ये टर्म स्पेसिफिक लॉयर्स के लिए होता है, एनालॉजी के तौर पर कह सकते हैं, और उनके सबसे सीनियर लीगल स्ट्रैटेजिस्ट भी। वो सरकार के कानूनी पक्ष को मजबूती से रखते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि सरकार के एक्शंस और पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहें, और जरूरत पड़ने पर अदालतों में सरकार का बचाव करते हैं। उनका रोल रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सरकार को बताते हैं कि कानून क्या कहता है। अटॉर्नी जनरल का पद और उनके काम वाकई काफी महत्वपूर्ण और मल्टीफैसेटेड हैं। संविधान, सरकार और न्यायपालिका के बीच एक अहम कड़ी है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अधिकारों और उनकी सीमाओं पर, राइट्स एंड लिमिटेशंस। जी। आज इस खास संवैधानिक पद की जो शक्तियां हैं और उन पर जो बंदिशें हैं, उनको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल मतलब एजी का जो पद है वो काफी दिलचस्प है। जैसा हमने देखा, संविधान के आर्टिकल 76 के तहत ये देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। हाँ। सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा होते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्हें क्या खास पावर्स मिली हैं और क्यों कुछ सीमाएं, लिमिटेशंस भी तय की गई हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत अधिकारों से करते हैं। एक बहुत ही यूनिक अधिकार का जिक्र आता है, राइट ऑफ ऑडियंस। सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है ये, इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अटॉर्नी जनरल को भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अदालत में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां जाकर कार्रवाई सुनने और उसमें भाग लेने का अधिकार है। अच्छा। हाँ, वो सरकार का पक्ष रख सकते हैं, अपनी दलीलें दे सकते हैं। अरे वाह, मतलब देश की किसी भी कोर्ट में जाने का एक तरह से क्या कहें, ऑल एक्सेस पास जैसा है ये तो। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। किसी भी जज के सामने जाके कह सकते हैं, एक मिनट, इस मामले पर भारत सरकार का ये कहना है। ये तो काफी पावरफुल है वाकई। और ये पावर इसलिए दी गई है ताकि वो देश भर में चल रहे मुकदमों में सरकार के हितों की रक्षा कर सकें। सोचिए, अगर कोई जरूरी केस, मान लीजिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में चल रहा हो, तो एजी वहां भी जाकर सरकार का पक्ष रख सकते हैं। ये अधिकार उनकी भूमिका के लिए बहुत जरूरी है, ताकि सरकार की आवाज हर जरूरी कानूनी मंच पर सुनी जा सके। सही। अच्छा, अदालतों के अलावा हमने सुना है संसद में भी इनकी भूमिका काफी अहम होती है। वहां क्या अधिकार है इनके पास? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एजी संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। वो वहां बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। अच्छा। खासकर जब किसी कानूनी या संवैधानिक मुद्दे पर बहस चल रही हो। सिर्फ सदनों की कार्रवाई में ही, या और भी कुछ इसमें शामिल है? नहीं, और भी है। अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग हो रही है, जो खास मौकों पे होती है, हाँ। तो उसमें भी एजी शामिल हो सकते हैं और बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर संसद की कोई समिति है, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी किसी खास विषय पर जांच कर रही है और उसमें एजी को सदस्य के तौर पर नामित किया जाता है, नेम्ड मेंबर बनाया जाता है, तो वो उस समिति की बैठकों में भी भाग ले सकते हैं और अपनी विशेषज्ञ राय दे सकते हैं। अरे, ये तो कमाल है। मतलब संसद के सदस्य ना होते हुए भी संसद की लगभग हर महत्वपूर्ण गतिविधि में शामिल होने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है शायद। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सबसे बड़ा लेकिन यही है कि इतने सब अधिकारों के बावजूद अटॉर्नी जनरल को संसद या उसकी किसी समिति में वोट देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, वोट नहीं दे सकते? जी नहीं। वो बहस में हिस्सा ले सकते हैं, सरकार का कानूनी पक्ष रख सकते हैं, सदस्यों के सवालों का जवाब दे सकते हैं, पर जब किसी बिल पर या किसी प्रस्ताव या मुद्दे पर वोटिंग होगी तो वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इसे शायद ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और उन्होंने किसी बाहरी लीगल एक्सपर्ट को बुलाया है सलाह के लिए। हाँ बिल्कुल। वो एक्सपर्ट पूरी मीटिंग में रहेगा, अपनी सलाह देगा, मुश्किल कानूनी पेच समझाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जब डायरेक्टर्स वोट करके फैसला लेंगे तो वो एक्सपर्ट वोट नहीं डालेगा। उसकी भूमिका सलाहकार की है, फैसला लेने वाले की नहीं। एकदम सही एनालॉजी है। एजी की संसद में भूमिका ठीक वैसी ही है, एक उच्च स्तरीय कानूनी सलाहकार की। उनका काम सरकार और सदन को कानूनी मामलों पर मार्गदर्शन देना है, ना कि एक चुने हुए प्रतिनिधि की तरह विधायी फैसले लेना। और ये उनके पद की स्वतंत्रता और गैर राजनीतिक प्रकृति को भी दर्शाता है। ठीक है, संसद में भागीदारी के अलावा इन्हें कुछ विशेष छूट या प्रोटेक्शन भी मिलती है, जैसे वो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज की बात होती है। हाँ बिल्कुल, उन्हें वो सभी विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां मिलती हैं जो संसद के किसी सदस्य मतलब एमपी को मिलती हैं। अच्छा,
इसमें मुख्य रूप से दो बातें हैं। पहला, संसद या उसकी समिति में कहीं गई किसी भी बात के लिए उन पर कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती। ये उन्हें खुलकर अपनी पेशेवर राय रखने की आजादी देता है। सही। दूसरा, संसद सत्र चलने के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक उन्हें सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ओह, सिविल मामलों में? हाँ, क्रिमिनल मामलों में ये छूट नहीं है, पर सिविल मामलों में है। ये इसलिए है ताकि वो बिना किसी दबाव के अपना संसदीय कार्य, अगर समिति सदस्य हैं तो, या अपनी सलाहकारी भूमिका निभा सकें। ठीक है, तो ये तो हो गए उनके अधिकार, अदालतों में कहीं भी जाने का हक, संसद में बोलने का हक और सांसदों वाले विशेषाधिकार। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, सीमाएं या लिमिटेशंस। ये क्यों जरूरी हैं? पद इतना महत्वपूर्ण है तो कुछ बंदिशें क्यों लगाई गई हैं? देखिए, एजी का पद बहुत शक्तिशाली है और वो सरकार के बहुत करीब होते हैं। सरकार के सारे कानूनी राज उन्हें पता होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि उनकी शक्तियों पर कुछ लगाम लगाई जाए ताकि हितों का टकराव ना हो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली स्थिति ना बने। अच्छा। ये सीमाएं सुनिश्चित करती हैं कि एजी पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के हितों के लिए काम करें, उनके निजी या किसी और पक्ष के हित आड़े न आए। ये पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। समझ गई। तो पहली सीमा क्या है? ये तो शायद काफी ऑब्वियस होगी, है ना? हाँ, पहली सीमा बहुत सीधी और तार्किक है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई सलाह या केस नहीं ले सकते। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। आप जिस सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर हैं, उसी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ कि आप जिस दोस्त के सबसे बड़े राजदार हैं, उसी के खिलाफ मोहल्ले में पंचायत लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बुनियादी सीमा है। आप सरकार के वकील हैं, सरकार के विरोधी नहीं बन सकते। इसी से जुड़ी हुई दूसरी सीमा भी है। वो क्या है? दूसरी सीमा ये कहती है कि एजी ऐसे मामलों में भी सलाह या मुकदमा नहीं ले सकते जिनमें उन्हें भारत सरकार की ओर से सलाह देने या पेश होने के लिए कहा गया है। मतलब अगर सरकार ने उन्हें किसी केस एक्स में अपना पक्ष रखने को कहा है, तो वो उसी केस एक्स में किसी प्राइवेट पार्टी की तरफ से न तो सलाह दे सकते हैं, न ही उनका केस लड़ सकते हैं। यही मतलब हुआ। प्रिसाइजली, बिल्कुल यही। ये पहली सीमा को और मजबूत करता है। ये सुनिश्चित करता है कि एक ही मामले में एजी की भूमिका दोहरी ना हो जाए। वो एक ही केस में सरकार के वकील और किसी और के सलाहकार दोनों नहीं हो सकते। इससे हितों का टकराव पूरी तरह से रोका जाता है। सोचिए ना, सुबह कोर्ट में सरकार के लिए बहस की और शाम को उसी केस में विरोधी पार्टी को सलाह दे रहे हैं कि सरकार को कैसे हराया जाए। हाँ, ये तो स्थिति तो असंभव है। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ गई। अब तीसरी सीमा पर आते हैं। ये थोड़ी अलग लगती है। इसमें कहा गया है कि एजी भारत सरकार की इजाजत के बिना किसी आपराधिक मामले, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में अभियुक्त अक्यूज्ड पर्सन का बचाव, मतलब डिफेंड नहीं कर सकते। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण लिमिटेशन है। जैसा कि हम आगे बात करेंगे, एजी को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की मनाही नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी क्रिमिनल केस में आरोपी है, यानी सरकार मतलब राज्य उस पर मुकदमा चला रही है, तो एजी उस आरोपी का बचाव सरकार की पूर्व अनुमति, परमिशन के नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? जब वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो क्रिमिनल केस क्यों नहीं ले सकते? मान लीजिए उनका कोई पुराना क्लाइंट फंस गया किसी मामले में। यहाँ सीधा सीधा हितों का टकराव, मतलब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने का बहुत बड़ा खतरा है। सोचिए, एजी का मुख्य काम क्या है? सरकार को कानूनी सलाह देना और अदालतों में उसका पक्ष रखना। जी। अब अगर वो उसी सरकार द्वारा चलाए जा रहे क्रिमिनल केस में अभियुक्त का बचाव करने लगेंगे, तो स्थिति क्या होगी? एक तरफ वो सरकार के वकील हैं, दूसरी तरफ सरकार के विरोधी यानी अभियुक्त के वकील। ये उनके पद की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कॉलेज का जो लीगल काउंसिल है, वो कॉलेज प्रशासन की अनुमति के बिना उस छात्र का केस नहीं लड़ सकता जिस पर कॉलेज ने नकल करने या रैगिंग का आरोप लगाया हो। हाँ, क्योंकि वकील की पहली जिम्मेदारी कॉलेज के प्रति है। बहुत सटीक उदाहरण है, बिल्कुल। इसीलिए अगर एजी को ऐसा कोई केस लेना भी है, शायद कोई बहुत खास परिस्थिति हो, तो उन्हें पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। अच्छा। सरकार तब देखेगी कि क्या इस विशेष मामले में बचाव करने से सरकार के हितों या एजी की भूमिका पर कोई नकारात्मक असर तो नहीं पड़ेगा। अनुमति मिलने पर ही वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। चौथी सीमा कंपनियों में निदेशक पद से जुड़ी है। ये भी हितों के टकराव को रोकने का एक और तरीका है।
हो सकता है किसी कंपनी के व्यावसायिक हित सरकार की नीतियों या कानूनों से टकराते हों। हाँ, अगर एजी उस कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं तो उनकी निष्ठा, उनकी लॉयल्टी बढ़ सकती है। क्या वो सरकार को निष्पक्ष सलाह दे पाएंगे अगर वो सलाह उस कंपनी के हितों के खिलाफ जाती हो जिसके वो डायरेक्टर हैं? सही बात है। इसी संभावित दुविधा से बचने के लिए सरकार की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। और आखिरी 5वीं सीमा, ये थोड़ी लंबी और प्रोसीजरल सी लगती है। हाँ, 5वीं सीमा ये कहती है कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय या विभाग या किसी सांविधिक संगठन, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेबी, ट्राई वगैरह, हाँ, या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू जैसे ओएनजीसी, भेल, इनको सीधे तौर पर तब तक कोई कानूनी सलाह नहीं दे सकते जब तक कि उनसे सलाह मांगने का प्रस्ताव या संदर्भ, प्रपोजल और रेफरेंस विधि और न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के विधि कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के माध्यम से ना आया हो। बाप रे। मतलब अगर मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री को एजी से कोई टॉप सीक्रेट कानूनी सलाह चाहिए तो वो सीधे एजी को फोन नहीं कर सकते। उन्हें पहले लॉ मिनिस्ट्री के लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट को लिखना पड़ेगा और फिर वो डिपार्टमेंट एजी से पूछेगा। ये तो लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये प्रक्रिया को सेंट्रलाइज करता है। इसका मकसद ये है कि लॉ मिनिस्ट्री को पता रहे कि सरकार के कौन कौन से अंग एजी से किस तरह की कानूनी सलाह ले रहे हैं। ये एक तरह का गेट कीपिंग और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। अच्छा। इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि एजी के पास जो मामले भेजे जाएं वो वाकई उनके स्तर के हों और विधि मंत्रालय उन पर नजर रख सके। ये नियम, जैसा आपने कहा, 25 फरवरी 2005 की एक अधिसूचना नोटिफिकेशन GSR.E द्वारा फॉर्मलाइज किया गया था। ये कुछ वैसा हुआ जैसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में होता है। हाँ, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लीगल टीम से कोई सलाह चाहिए तो वो सीधे चीफ लीगल ऑफिसर को नहीं पकड़ते, हाँ, बल्कि पहले अपने डिपार्टमेंट हेड के जरिए या एक तय प्रक्रिया के तहत रिक्वेस्ट भेजते हैं, जी, जो फिर लीगल डिपार्टमेंट को जाती है। हाँ, मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि एजी पर काम का बोझ व्यवस्थित रहे और सरकार की कानूनी सलाह प्रक्रिया में एकरूपता और निगरानी बनी रहे। का की प्रकृति, नेचर ऑफ एजीज रोल को समझते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि एजी सरकार के फुल टाइम वकील नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। एजी कोई सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है जो सुबह 9 से शाम 5 सिर्फ सरकार के लिए ही काम करते हों। अच्छा। उनकी भूमिका संवैधानिक है। वो सरकार के रिटेनर पर हैं, यानी सरकार जब चाहे उनकी विशेषज्ञ सलाह और सेवाएं ले सकती है, लेकिन वो सरकार के पूर्णकालिक कर्मचारी, फुल टाइम काउंसिल नहीं है। और शायद इसीलिए वो सरकारी सेवकों, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की कैटेगरी में भी नहीं आते, जैसे आईएएस, आईपीएस अफसर होते हैं। बिल्कुल। AG is not a government servant in the typical sense. उन पर वो सर्विस रूल्स लागू नहीं होते जो सिविल सेवकों पर होते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ही पद पर रहते हैं, जिसका मतलब है कि सरकार बदलने पर या सरकार चाहे तो उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। उनका कार्यकाल संविधान या किसी कानून में निश्चित नहीं है। ये उनकी भूमिका को और यूनिक बनाता है। अच्छा। और इसी वजह से कि वो फुल टाइम नहीं है, उन्हें अपनी निजी कानूनी प्रैक्टिस, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने से रोका भी नहीं गया है, नॉट डीबार्ड। सही। क्योंकि वो सरकार के बंधे हुए कर्मचारी नहीं है, उन्हें अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जारी रखने की छूट है। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस उन सीमाओं के अधीन है जिनकी हमने अभी चर्चा की। हाँ, वो लिमिटेशंस तो रहेंगी। बिल्कुल। वो प्राइवेट केस ले सकते हैं पर सरकार के खिलाफ नहीं। बिना इजाजत क्रिमिनल डिफेंस नहीं कर सकते। ऐसी कंपनियों के डायरेक्टर्स नहीं बन सकते बिना इजाजत के, और कोई भी ऐसा प्राइवेट काम नहीं कर सकते जो उनके सरकारी कर्तव्यों, ऑफिशियल ड्यूटीज के निर्वहन में बाधा डाले या हितों का टकराव पैदा करे। बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट लगता है। एक तरफ देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी चालू रखना और ये ध्यान रखना कि लक्ष्मण रेखा पार न हो जाए। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही नाजुक और जिम्मेदारी वाली स्थिति है। इसमें एजी की अपनी समझदारी, नैतिकता और प्रोफेशनल इंटेग्रिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये तो जाहिर है कि इतना सारा काम, देश भर के अदालतों में मामले, संसद को सलाह, मंत्रालयों के रेफरेंस, एजी अकेले तो नहीं संभाल सकते होंगे। उनकी मदद के लिए कौन होता है? हाँ, बिल्कुल सही। उनकी सहायता के लिए भारत सरकार के अन्य विधि अधिकारी, अदर लॉ ऑफिसर्स होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं भारत के सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया
और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, जरूरत के हिसाब से कई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स भी हो सकते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है, ये क्या करते हैं? इनका मुख्य काम अटॉर्नी जनरल को उनके आधिकारिक कर्तव्यों, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में मदद करना है। एजी देश के मुख्य विधि अधिकारी हैं और ये उनके सबॉर्डिनेट की तरह काम करते हैं। ठीक है। उनके मार्गदर्शन में विभिन्न अदालतों, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में सरकार का पक्ष रखते हैं। काम का बोझ काफी हद तक ये लोग बांट लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा संवैधानिक पेच है ना? इन पदों की स्थिति एजी जैसी नहीं है। हाँ। और ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर यूपीएससी एक्सपीरियंस के लिए। इस बात पर खास ध्यान दें कि सिर्फ अटॉर्नी जनरल का पद ही संविधान द्वारा बनाया गया है, आर्टिकल 76 के तहत। सिर्फ एजी का? हाँ, संविधान में सॉलिसिटर जनरल या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पदों का कोई जिक्र नहीं है। ओह, ये तो बड़ा फर्क है। मतलब एजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जबकि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स नहीं है। बिल्कुल। सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद सरकार द्वारा कानून या नियमों के तहत बनाए गए हैं। एसेंशियली स्टैट्यूटोरी पोस्ट्स हैं या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से बनाए गए हैं ताकि एजी की मदद हो सके। वो महत्वपूर्ण विधि अधिकारी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें वो संवैधानिक दर्जा और वो खास शक्तियां जैसे राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स या संसद में बोलने का अधिकार, वो सब प्राप्त नहीं है जो सिर्फ एजी को मिली हैं। ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। जी की सरकार के भीतर स्थिति को लेकर क्या एजी केंद्रीय मंत्रिमंडल, सेंट्रल कैबिनेट के सदस्य होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अटॉर्नी जनरल केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। अच्छा। सरकार के डे टू डे कामकाज, पॉलिसी मेकिंग और कानूनी मामलों के राजनीतिक प्रबंधन के लिए कैबिनेट में एक अलग केंद्रीय कानून मंत्री, यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस होता है। तो फिर एजी और कानून मंत्री की भूमिकाओं में क्या बुनियादी फर्क है? दोनों ही सरकार के कानूनी मामलों से जुड़े हैं। फर्क काफी बड़ा है। अटॉर्नी जनरल सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और वकील हैं। उनका काम मुख्य रूप से अदालतों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना और जटिल कानूनी मुद्दों पर सरकार को निष्पक्ष सलाह देना है। वो एक पेशेवर कानूनी विशेषज्ञ की भूमिका में है। दूसरी तरफ कानून मंत्री कैबिनेट का सदस्य होता है। वो एक राजनीतिक पद है। कानून मंत्री का काम विधि मंत्रालय का नेतृत्व करना, सरकार की कानूनी नीतियां बनाना, संसद में कानून पारित करवाने में भूमिका निभाना और कैबिनेट को राजनीतिक और प्रशासनिक नजरिए से कानूनी सलाह देना है। तो हम कह सकते हैं कि एजी ज्यादातर कोर्ट रूम और लीगल एडवाइस पे फोकस करते हैं, जबकि कानून मंत्री कैबिनेट रूम और पॉलिसी मेकिंग के लीगल एस्पेक्ट्स पर। एक तरह से एजी सरकार के चीफ एडवोकेट है और कानून मंत्री सरकार के लीगल पॉलिसी हेड। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है इसे समझने का। एजी की भूमिका ज्यादातर कानूनी, लीगल और सलाहकारी, एडवाइजरी है, जबकि कानून मंत्री की भूमिका राजनीतिक, पॉलिटिकल और प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा है। हालांकि वो भी कानूनी पृष्ठभूमि से हो सकते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में एक फुटनोट का जिक्र था कि जवाहरलाल नेहरू के समय में एक प्रस्ताव आया था कि अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को कानून मंत्री के ऑफिस में मिला दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। ये क्या दर्शाता है? हाँ, ये ऐतिहासिक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये दर्शाता है कि शुरू से ही ये समझ थी कि अटॉर्नी जनरल की भूमिका को सरकार के रोजमर्रा के राजनीतिक कामकाज और नीति निर्माण से अलग और स्वतंत्र रखना जरूरी है। अच्छा। अगर दोनों ऑफिस मिल जाते तो एजी की वो निष्पक्षता और स्वतंत्रता शायद प्रभावित हो सकती थी जो उनसे एक संवैधानिक सलाहकार के रूप में अपेक्षित है। इस विलय प्रस्ताव का सफल न होना इस बात को रेखांकित करता है कि संविधान निर्माता और शुरुआती सरकारें एजी के पद की विशिष्ट संवैधानिक स्थिति और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहती थीं। ये पद सरकार का हिस्सा होते हुए भी उससे एक खास दूरी बनाए रखता है। तो कुल मिलाकर अटॉर्नी जनरल का पद भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में एक अनूठा स्थान रखता है। अधिकारों और सीमाओं का एक सोचा समझा संतुलन। उनके पास व्यापक अधिकार है, लेकिन साथ ही स्पष्ट सीमाएं भी हैं, ताकि वो निष्पक्ष रूप से काम कर सकें। जी बिल्कुल। और उनकी मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, पर संवैधानिक दर्जा सिर्फ एजी का ही है। बिल्कुल सही सारांश है। ये पद सरकार के लिए एक तरह से कानूनी कवच का काम करता है, लेकिन ये कवच स्वतंत्र और निष्पक्ष सलाह देने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि सिर्फ सरकार की हाँ में हाँ मिलाने के लिए। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी के अध्याय 53 भारत के महान्यायवादी चैप्टर 53 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी।
यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।